नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। महाराष्ट्र स्पेशल दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस दंगल में हम तमाम बातें करेंगे। हम बातें करेंगे कि किस तरीके से 4 बड़े मुद्दों पर महाराष्ट्र की सियासत चल रही है। राजनीतिक दल, मुद्दे और नेता, इनके बीच के 4 बड़े फ्लैश पॉइंट्स पर हमारी बात होगी और हमारे मेहमानों के पास भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले परभणी में अमित शाह, भारत के गृह मंत्री अमित शाह की आज रैली हुई थी और वहां पर उन्होंने सीधे महाविकास आघाड़ी पर सीधे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार में डूबी महाविकास आघाड़ी ने अड़चने डाली, विकास के कामों में एमवीए ने अड़चने डाली है। उनका कहना है कि महायुति ने महिला, किसान का सम्मान किया है और विरासत का सम्मान उन्होंने किया है। चोट पर वक़्फ़ का कानून बदल कर रहेगी। भाइयों बहनों, ये विधानसभा में विकास के लिए यूपी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। 1,50,00,000 से देवगांव फाटा में बुद्ध विहार का निर्माण हुआ। 70 लाख से राष्ट्र संत भगवान बाबा के गढ़ में ऑडिटोरियम बनाया। 2,50,00,000 से वालूर से जिंतूर 30 किलोमीटर की सड़क बनाई। 86,000 करोड़ से बना नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे परभणी सहित 6 जिलों को जोड़ेगा। 4300 करोड़ की मराठावाड़ा जलग्रिड योजना हमने पुनर्जीवित करी। 11,000 करोड़ की 107 नई छोटी छोटी योजनाएं, जिसमें से तो अमित शाह महाविकास आघाड़ी पर सीधे हमला करते हुए उम्मीद है कि इस पर अब महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी कुछ पलटवार होगा, उसका हमें इंतजार होगा। लेकिन उससे पहले आज का दंगल 4 बड़े फ्लैश पॉइंट्स पर, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता, चुनाव के मुद्दे, इसके बीच में जो 4 फ्लैश पॉइंट्स है उस पर हमारा यह दंगल होने जा रहा है। और इस दंगल में हम आपको बताएंगे कि ये 4 फ्लैश पॉइंट्स क्या है। पहला फ्लैश पॉइंट है ये मुख्यमंत्री पद को लेकर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। महायुति सवाल उठा रही है कि महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि एक पार्टी कहती है कि मुख्यमंत्री हमें बनना है, दूसरी पार्टी कहती है कि मुख्यमंत्री इनका नहीं बन सकता। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर होगा हमारा पहला फ्लैश पॉइंट। दूसरा फ्लैश पॉइंट होगा मुद्दों को लेकर, यानी जाति जनगणना को लेकर, आरक्षण से लेकर लाड़की बहन और गृहलक्ष्मी योजना के चुनावी मुद्दों पर दूसरा फ्लैश पॉइंट। कोई चाहता है जाति की जनगणना हो, तो कोई कहता है कि जाति जनगणना से जातियों में बंटवारा हो जाएगा। तीसरा फ्लैश पॉइंट होगा हमारा सियासत के ऊपर। कोई कह रहा है कि एक है तो सेफ है, लेकिन कौन सेफ होना चाहता है, कौन चाहता है कि एक हो, और उस पर क्या किसी पार्टी को एक रहना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, इस पर क्या उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, उस पर होगा हमारा तीसरा फ्लैश पॉइंट। और चौथा फ्लैश पॉइंट होगा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अमित शाह ने भी महाविकास आघाड़ी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे से जब मैंने बातचीत की, उस पे भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही उद्धव ठाकरे बातचीत कर रहे थे। और इस दंगल में शामिल है मेरे साथ 4 पहलवान, यानी 4 मेहमान। गौरव भाटिया होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आलोक शर्मा होंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के। किशोर तिवारी शिवसेना यूबीटी के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ होंगे। और एडवोकेट सुशील व्यास शिवसेना के, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता, ये भी दंगल में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले फ्लैश पॉइंट से, कौन बनेगा मुख्यमंत्री से। देखते हैं। सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ना महायुति के पास जीतेगा वही, जो जीतेगा वो सिकंदर। पवार साहब कह रहे हैं कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। सुनिए, आज ही सुबह मैंने एक इंटरव्यू में इसका उत्तर दिया है। हम तीनों में कोई विवाद नहीं है और पहले दिन से तय किया था। ऑफ कोर्स मैं चाहता था कि अगर किसी एक फेस को हम प्रोजेक्ट करें, जरूरत नहीं कि मेरा फेस अगर कांग्रेस में है या राष्ट्रवादी में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खैर वो दिन तो अब चले गए और कल परसों पवार साहब ने कहा कि जिसके ज्यादा सीटें आएंगी
शायद हम मतलब अब तक कुछ ऐसा फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, तो उनका मुख्यमंत्री हो सकता है। उनको पूछा गया तो बोले ऐसे भी हो सकता है, तो हो सकता है। तो ये कोई फॉर्मूला पर नहीं है। ये फॉर्मूला नहीं है। हम एक बात निश्चित, हम ये जो लुटारू सरकार है इनको भगाना चाहते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। हम में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, खैर वो तो बात की बात, लेकिन ये लुटारू है जो महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, इनको तो हमें भगाना ही है। अन्यथा क्या होगा कि मुख्यमंत्री, चलो ठीक है, मैं कहता हूं मुझे बनना है मुख्यमंत्री, आप कहते हैं आपको बनना है, लोगों का क्या होगा? जो महाराष्ट्र की लूट हो रही है उसको रोकने वाला कोई तो चाहिए, और हम तीन मिलकर दे सकते हैं। क्या वो बता सकते हैं कि उनके पास जो सब जमावड़ा है, गद्दारों की फौज, कौन बनेगा सरदार उसका? बता सकते हैं? बताओ तो, पहले आपस में तो कुछ तय करो, हमारे और क्यों देख रहे हो? मोदी जी कल आकर कह रहे कि ये वो फलाना फलाना जो भी कुछ है, ये गद्दार मुख्यमंत्री बनेगा, तो डिक्लेयर करो। लेकिन कोई हम में से कौन बनेगा, वो मोदी जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, हमें तो सरकार को हटाना है, हम देख लेंगे बाद में, लेकिन महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा? गौरव भाटिया जी, प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया था, पूछा था कि महाविकास आघाड़ी में एक पार्टी कहती है कि मुख्यमंत्री बनना है, दूसरी पार्टी कहती है कि भाई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बाद में देखा जाएगा। वही सवाल आपको भी पूछा जा रहा है कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, अब ये बात तो तय हो गई है कि महायुति की गौरव सरकार भाटिया जी। पुनः महाराष्ट्र में आने वाली है। साहिब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, सुन पा रहा हूं, साहिब जी, बोलिए। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, देखिए, अब ये बात तय हो गई है कि महाराष्ट्र में पुनः महायुति की ही सरकार आने वाली है। और हमारा तो नारा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम तो एक हैं, लेकिन बंटवारा कहां चल रहा है? बंटवारा तो वहां चल रहा है जहां महावसूली अघाड़ी में लोग चिंतित हैं, भयभीत हैं। अब तो गैर संवैधानिक जो गतिविधियां हैं वो चरम सीमा पे हैं। आप बताइए, खुल्लम खुल्ला अपील कर रहे हैं कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, मुसलमान वोट देंगे महावसूली अघाड़ी को। ये अभी एक उलेमा का फरमान आया है। साहिल जी, आप मुझे बताइए, जो संविधान हाथ में पकड़ के राहुल गांधी दिखाते हैं, जब उसको खोला जाता है महाराष्ट्र में तो कोरे कागज निकलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को खोपड़ी तो देता है भगवान, लेकिन उसके अंदर बुद्धि मिलेगी कि नहीं ये नहीं पता होता है। वैसे ही हाल इनका है, संविधान दिखाते हैं, अंदर कोरे कागज हैं। बात संविधान में होनी चाहिए भाईचारे की और नागरिक वोट डालेंगे। भाटिया जी, आपका ये तो मुख्यमंत्री कौन होगा? बैठिए भी वोट डाले तो भी क्या भाटिया है? जी, मुख्यमंत्री कौन होगा? हमारा मुख्यमंत्री, आपको भी वही सवाल बिल्कुल पूछा जा रहा है कि भाई आपको बता दूं मुख्यमंत्री कौन साहिल होगा? जी, ये चुनाव, हाँ मैं आपको उत्तर दे देता हूं। ये चुनाव लड़ा जा रहा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में। चेहरा हमारा वही है और कमान संभाली हुई है देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो हर दिलों की धड़कन है, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हमारी तरफ तो कोई लड़ाई नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे का जो साक्षात्कार आप ही ने किया, उन्होंने कहा मैं तो अजीत पवार का नाम था भूल गए सर। चेहरा आ जाए। वो चेहरा किसका हो? हाँ, अजीत पवार जी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। मैंने कहा देवेंद्र फडणवीस जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अजीत पवार जी हमारे गठबंधन का जो है त्रिदेव में तीसरा देव हैं। और कुछ सुनना चाहते हैं साहिल जी? सवाल ये पूछिए जो मैंने उठाया है कि उद्धव ठाकरे की दिल की हालत आज क्या होगी। वो कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आपकी मुख्यमंत्री कौन होगा? गौरव भाटिया सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी पूछा था। किशोर तिवारी जी जवाब दे दीजिए कि भाई आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? हाँ, मैं उद्धव जी ने कह दिया ना। उद्धव जी चाहते थे कि कोई चेहरा लेके चुनाव में जाएंगे, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने ये तय किया है कि चुनाव के बाद जिसके विधायक ज्यादा रहेंगे और जो हम लोग तय करेंगे वो होगा। हमारी प्रायोरिटी यही है
कि ये गौरव भाटिया की निकम्मी सरकार को हटाना है। अब आपके जो प्रश्न थे बड़े विचित्र थे। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता को लगता है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां है और कांग्रेस में तो कद्दावर नेताओं की फौज है। अभी मैं नाना पटोले की सभा में ही हूँ। नाना पटोले एक है, शिवाजीराव मोगे है, हमारे नितिन राउत है, हमारे बाला साहेब थोरात है, पृथ्वीराज चौहान है, तो और सबको सपना आ रहा है, पाटिल। सबको सपना आ रहा है। ये देखो, एक बात किशोर मैं तिवारी जी, बता दूं। सबको सपना आ रहा है अब कि मुख्यमंत्री बनना है। अरे साहिल, साहिल तुम सांगोला से आते हो एक सवाल हमारे। पूछ लूं जरा। अरे तुम मत पूछो भाई, एंकर को छोड़ दो, एंकर को छोड़ दो। हाँ, सपना आना बहुत उचित लक्षण नोटी है। है ये, नोटी नोटी अरे बाबा। क्या गौरव भाटिया, आप पढ़े लिखे हो, लेकिन बीजेपी में जाने से पूरा ज्ञान तुम्हारा, वो पूरा वो अमित शाह के और उन्होंने गहान रख लिया। एक अरे मिनट आप में अपनी बात करो, पेंगुइन के चाचा। पेंगुइन उड़ने अरे वाली नहीं है। रुको यार, रुको। पेंगुइन के अभद्र चाचा, भाषा। पेंगुइन उड़ेगी ओ नहीं और आप बाबा, जाओगे ओ बाबा, कहाँ? आप अपनी चिंता गौरव, करो। गौरव, गौरव जी, अभद्र भाटिया भाषा जी नहीं मुद्दे बोलना। पर बात करते हैं ना, गौरव भाटिया जी मुद्दे मुद्दे पे- पर बात करते हैं ना, मुद्दे पर बात करते हैं ना, ठीक है, देखो, मुद्दे मैं पर बात पूरा करते हैं। पूरा मुद्दे पे बात एक कर रहा सवाल हूँ। है बोलिए मेरा किशोर फिर। तिवारी, खत्म मैं करिए। एक पूरे सवाल पे मुद्दे पूछ पे लूं बात कर रहा हूँ। मैं मुद्दे पे बोल देता हूँ ना साहिल। साहिल जवाब जरा तो रुकिए, देने बात दो। खत्म करने दीजिए उनको। बोलिए 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 हाँ, बोलिए हाँ, साहिल, बोलिए। महाराष्ट्र का चुनाव ये किसानों के मसले पे, बेरोजगारी पर और महंगाई पे और आक्रांताओं को भगाने पर। ये जो आक्रांता है, देखो एक नैरेटिव सेट कर दिया हमने। अडानी अंबानी ये आक्रांता है जिसको अभय दान दिया है अमित शाह और मोदी ने, और ये लोग महाराष्ट्र को लूट के ले जा रहे हैं। अब ये नैरेटिव लोगों को पसंद आएगा तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं ठीक है। देंगे। हाँ, कितनी अच्छा नैरेटिव रखा गौरव भाटिया। कुछ ठीक है। नहीं चलने वाला तुम्हारा। चलिए कटेंगे, सुशील व्यास जी बटेंगे से एक भी छोटा सा नहीं जवाब ले लेंगे। शिवसेना के प्रवक्ता है सुशील व्यास जी। गौरव भाटिया ने अभी कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नहीं, चुनाव लड़ा जा गद्दार रहा है, सेना लेकिन मेरा बोलो। सवाल था बाद भैया में कौन गद्दार बनेगा, सेना बोलो। उसका जवाब भैया नहीं है। धोखा सेना बोलो। नहीं, एक मिनट। गद्दार सेना बोलो। अरे भाई किशोर तिवारी जी, धोखा मुझे सेना मालूम है बोलो। क्या बोलना या है। गद्दार एक मिनट सेना किशोर बोलो। तिवारी जी, शांत। सुशील व्यास जी, सुशील व्यास जी, साहिल जी, सुशील व्यास जी भाटिया जवाब ने जो दीजिए कि भाई भाटिया जी ने गौर भाटिया जी ने जो बात कही वो हमारे महायुति का फैसला है कि वर्तमान चुनाव जो 20 नवंबर को होने जा रहा है वो हमारे वर्तमान लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में हम लड़ रहे मतलब हैं। काम एकनाथ शिंदे से कराएंगे, बाद में तय करेंगे। नहीं, देखिए ये भाषा ठीक नहीं है। काम ये जो काम संवैधानिक- एकनाथ शिंदे से कराएंगे चुनाव नहीं, में, बाद साहिल में जी डिसाइड सुनिए। करेंगे कि साहिल उनको जी, बनाना आपने है। प्रश्न पूछा तो सुन भी लीजिए ये आपको सपना आया है क्या साहिल जोशी जी? संवैधानिक प्रक्रिया है। बोलिए, बोलिए। हमारे तीनों दलों के नवनिर्वाचित विधायक 23 नवंबर के बाद बैठेंगे, अपना नेता चुनेंगे, वही मुख्यमंत्री होगा। अरे सुशील जी, डजन भर लोगों से नहीं बनते मुख्यमंत्री। अब डजन वो भर लोग 23 चुन के आ रहे हैं। 23 चलिए। तारीख की शाम को चलिए, सेकंड आपके होंगे तो हमारे सेकंड फ्लैश पॉइंट पर चलते हैं। जरा 2 मिनट शांत हो जाइए। दूसरा फ्लैश पॉइंट भी आ रहा है। पहले ही फ्लैश पॉइंट पर इतना झगड़ा ठीक नहीं है। दूसरा फ्लैश पॉइंट क्या है देख लेते हैं भाई। दूसरा फ्लैश पॉइंट देख लेते हैं। बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स आने वाले हैं, दूसरा देख लेते हैं। मेरे पिताजी ने जो बात कही थी, बाला साहब जी ने, उनका कहना था कि आरक्षण कहो या कुछ भी सुविधा है, किसको देना चाहिए। मराठी में कहते हैं ना, आर्थिक दृष्टया मागासलेला, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। इकोनॉमिकली वीकर सेल, जो चाहे कोई किसी भी जात पात का हो जाने दो, दे दो। लेकिन वो बात उस वक्त मानी नहीं गई। फिर मंडल आयोग आया। अभी एक बार मैं कहता हूं हो जाने दो कि कहाँ कितनी जाति है, और उस हिसाब से फिर पार्लियामेंट का वो दायित्व है उसको मंजूर करना। पर आप समर्थन करते हैं जातिगत जनगणना होनी एक बार होने दो ना, समझने दो, समझने दो कितने लोग हैं, कहाँ रह रहे। क्योंकि हमने देखा कि जरांगे पाटिल मांग करें कि हमको ओबीसी में आरक्षण दे दीजिए। उसकी लेकिन मांग- वो जो सीमा है वो बढ़ाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को है। तो आपकी भूमिका है कि जरांगे पाटिल जो है उनकी मांग पूरी होनी चाहिए, उन्हें नहीं, सारे लोगों को मैं तो कहता हूं हर कोई सुखी होना चाहिए। अगर मतलब मैं जब चीफ मिनिस्टर था, मैं शपथ कह लेता हूं मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। तो इसीलिए जात न्याय जनगणना होने दो, और अगर उसकी सीमा बढ़ाने की बात आवश्यकता है
तो यहाँ पर एक हम प्रस्ताव पारित करेंगे, उसको मंजूर कर मोदी जी के पास भेज देंगे, क्योंकि अधिकार उनका है। अगर वो नहीं है तो राष्ट्रपति जी के पास वो भेजना पड़ेगा, और राष्ट्रपति जी जो अपने चीफ जस्टिस है उनकी सलाह, सुप्रीम कोर्ट की सलाह से वो कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये आप असेंबली चुनाव में आपका वादा इसके लिए पूछना जरूरी है कि भाई जातिगत जनगणना किस तरीके से होगी। सरकार इस जातिगत देखो, हमने ओबीसी की तो की ना, उस वक्त जो एक एम्पिरिकल डेटा वो तो किया। पैसा देना एक बात, अगर आप भाई बहन का नाता मानते हो तो भाई कभी भी अपने बहन को मैंने क्या दिया उसकी जाहिरात नहीं करता। ये लोग जाहिरात कर रहे, मतलब ये रिश्ता असली रिश्ता नहीं है। जैसे उनको लगता है कि सारी महिलाएं अपनी नौकर है, 1500 रुपए हर महीना हम उनको क्या सैलरी दे रहे कि पैसा हमसे लेना है, अगर वहां जाएंगे तो फोटो निकाल कर रखना। क्या बिगाड़ेंगे आप? हिम्मत तो करके देखो। इतनी मस्ती आज तक कभी महाराष्ट्र ने देखी नहीं। लेकिन उसका बच तो हुआ है ना, नीचे काफी लोग बात कर रहे हैं लाडली बहना को लेकर, और महाविकास शुरू के 15-20 दिन था, लेकिन बाद में आहिस्ते आहिस्ते लोगों को पता चलने लगा, अरे ये तो फंसाया जा रहा है और 1500 रुपए में घर नहीं चलता। अच्छा, दूसरी बात ऐसी कि इन्होंने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन को बीच में डाला और वो योजना आज रुका दी। मतलब उनको देना इतना ही था, आज वो जो स्कीम थी वो उसके ऊपर रोक लगा ली इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। आलोक शर्मा जी, जाति जनगणना शिवसेना एक जमाने में कहती थी कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। बाला साहब ठाकरे साफ कह देते थे कि जातिगत आरक्षण नहीं तो इकोनॉमिक सेक्शन के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अब सवाल पूछा तो उद्धव ठाकरे कह रहे कि भाई एक बार हो जाने दीजिए। सेम पेज पे नजर नहीं आ रहे हैं आप जाति जनगणना को लेकर। आपका प्रमुख मुद्दा है जाति जनगणना। देखिए साहिल जी, सबसे पहला जो सवाल था उस पर आप मेरे पास नहीं आए कि सीएम का फेस कौन है। बड़ा दुर्भाग्य है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में सीएम के फेस होंगे मोदी जी के, लेकिन यहां पर एकनाथ शिंदे नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी में होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नहीं होंगे। अगर आपने बहुत काम किया है और कराया है और लोकप्रिय हैं और कर्मठ हैं, तो आप उनको फेस क्यों नहीं बना रहे हैं? ये पूरी तरह से बताता है कि मुख्यमंत्री के मामले में बीजेपी जो है, वैसे तो उनका मुख्यमंत्री या सरकार आनी ही नहीं है, अपने पार्टनर्स को भी धोखे में रखे हुए हैं। अब मुद्दे की बात यह आती है कि आपने जो पूछा रिजर्वेशन के ऊपर, देखिए संविधान जो है वो सामाजिक, अब आप पिछले वाले मुद्दे पर गए तो मुझे पूछते हैं कि आप भी उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं मान रहे हैं? वही तो उन्होंने उद्धव ठाकरे जी जाएगा ना कि उद्धव ठाकरे आपके मुख्यमंत्री थे, तो आप उनको क्यों नहीं मान रहे? एक मिनट साहिल जी मैं उत्तर दे रहा हूं। साहिल जी मैं उत्तर दे रहा हूं ना। हमारा वो महागठबंधन का पूरा महाविकास अघाड़ी का एक फैसला है कि फेस के साथ नहीं जाना है। इसमें कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उद्धव जी यहां पर 5 साल मुख्यमंत्री रहे होते तो हम उद्धव जी के फेस पर लड़ते और उद्धव जी को डिक्लेयर भी करते। हमारी ये परंपरा रही है कि जो मुख्यमंत्री 5 साल तक रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। लड़ा जाए। पहली बार कांग्रेस से कोई कह रहा है कि हम मान जाते हैं, चाहे वो हरियाणा पहली बार कांग्रेस से कोई कह चाहता हूं साहिल जी। चलिए जाति जनगणना पर आ जाते हैं। यार सुनिए ना भाई, एक सेकंड, जाति जनगणना खत्म कर साहिल जी आप बीच में बोल रहे हैं। एक सेकंड शर्मा जी बोल लीजिए। साहिल जी मैंने पहले भी कहा, साहिल जी पूरी तरह से मैंने ये कहा, आज अगर हम झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं, 5 साल उन्होंने काम कैसा किया कैसा नहीं किया, उन्हीं के चेहरे पर आज हम लड़ रहे हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। अगर यहां पर भी होते तो हम यहां पर भी डिक्लेयर करते। जाति जनगणना पर आइए शर्मा जी, जाति जनगणना पर आइए, जाति जनगणना पर आइए। आ रहा हूं मैं उस पर भी आ रहा हूं कि एक डमी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को दिया और बैकडोर से पूरा महाराष्ट्र को लूट लिया। अब आते हैं जातिगत जनगणना पे। जाति एक सत्य है और जाति आधारित और सामाजिक स्थिति आधारित हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान है ना। उसमें धर्म के आधार पर प्रावधान है, उसमें पूरी तरह से किस तरह से सामाजिक स्थिति किसी जाति की रही है, उपजाति की रही है, उसी के आधार पर आरक्षण रहा है। आरक्षण की बात तो यहां तक है, लेकिन आरक्षण के बाद की जो स्थिति है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 2009 हो 2014 हो, हमारे मैनिफेस्टो में रहा
और 10% का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन आया मोदी जी की सरकार के समय पर, उसकी नींव हमने डाली और उसको हमने सपोर्ट किया। अब आपकी बात आती है कि रिजर्वेशन जातियों में बंटना चाहिए कि नहीं। भाई जाति सत्य है, क्या देश में जाति के आधार पर तमाम चीजें नहीं होती हैं? आज विषय यह नहीं है कि जाति है कि नहीं। देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर अपनी जाति बताते हैं, तमाम भाटिया कह रहे हैं कि पहला ओबीसी पार्टी कहती है कि आप जातियों में फूट डाल रहे हैं, जाति जनगणना कहकर आप पार्टी में फूट डाल रहे हैं। नहीं रे, बिल्कुल। गौरव भाटिया जी, आपसे जवाब चाहेंगे कि जब नीतीश कुमार करते हैं, आपके सहयोगी है, उन्होंने भी किया था जाति जनगणना, फिर कांग्रेस के जाति जनगणना को विरोध क्यों है आपका? शर्मा जी अभी जवाब देने दीजिए उनको। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। क्योंकि आपने अब जो बात उठाई है, हाँ, जातिगत जनगणना की आप जब बात करते हैं तो मैं एक बात बता दूं, कैसे एससी एसटी ओबीसी समाज को ठग रही है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि ये लोग तो केवल मुसलमानों को अपना मानते हैं और एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लो और मुसलमानों को दो। यही बात नरेंद्र मोदी जी ने भी उठाई है, अमित शाह जी ने भी। मेरे हाथ में एक वक्तव्य है, भाषण है, ये राजीव गांधी का है। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे चर्चा हुई तो उस वक्त भी इनकी सोच इतनी जहरीली थी कि इन्होंने कहा मुसलमान पिछड़े हैं, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। ये 6 सितंबर 1990 की बात है। राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाते हैं, कहते हैं आरक्षण को समाप्त कर देंगे। 2011 की बात है, सेंसस कराया, 3 साल की सरकार रही इनकी। इन्होंने क्यों नहीं कास्ट सेंसस सार्वजनिक किया? क्या ये आज पूछा नहीं जाएगा? क्या ये पूछा नहीं जाएगा? कास्ट सर्वे हुआ कर्नाटका में, सिद्धारमैया ने आज तक क्यों नहीं उसको सार्वजनिक किया? ये पूछा नहीं जाएगा। और अंत करूंगा एक बात कह के, जो बहुत जरूरी है। जवाब दीजिए। देखिए लड़ाई क्या है, लाडली बहन योजना, जवाब दीजिए। लाडली बहन योजना वर्सेस इंपोर्टेड माल योजना। देखिए मुझे लगता है कि इंपोर्टेड माल योजना जिस तरह से अरविंद सावंत, 3 सवाल, उद्धव ठाकरे 3 सवाल इन्होंने उठाए हैं। तीनों सवालों का मैं उत्तर देता हूँ। पहला सवाल, बीच में मत टोकिए, भाई इनको चुप मेरी बात कीजिए ना, जवाब साहिल भी यार, ले चुप लेते हो हैं। जाए तो शर्मा जी चुप जवाब दीजिए दीजिए भाई। शांत हो जाइए। नहीं, अरे पहले जवाब दीजिए, दूसरे भी जाना है। एंकर ने 3 बार आपको चुप कर दिया, आप चुप रहिए। भाटिया जी, पहले जो आपने जाति जनगणना पर महाराष्ट्र की जनता जानती है। अरे नहीं ना, उत्तर दे रहा हूं, आपके तीनों विषयों का उत्तर दे रहा हूं मैं। ये सवाल आज आप पूछिए साहब। भाटिया जी, अरे भाई, मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनो ना यार। जाति जनगणना पर आपने सवाल उठाए, उसका जवाब लीजिए। अरे सुनिए भाई, सुनिए ना शर्मा जी, बात जवाब दीजिए। सुनिए भाई जरा। शर्मा जी, एससी जवाब एसटी दीजिए। का रिजर्वेशन 15% और 7.5% अगर किसी संविधान ने दिया तो वो संविधान कांग्रेस ने दिया। एससी एसटी का रिजर्वेशन कांग्रेस ने हमेशा दिया। बीजेपी ने मंडल कमीशन का ओपनली सड़कों पर आकर विरोध किया। अब बात आती है मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने की। आंध्र प्रदेश में भी, अरे सुनो ना यार, अरे सुनिए ना भाई जरा, सुनिए जरा, अरे सुनिए ना भाई यार, क्या यार, क्या कहां से भाई आप बैठा लेते हैं करेंगे आपके लिए संविधान यार? ये हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ आता नहीं है इनको शर्मा जी, आप जवाब दे दीजिए। इन्होंने वास्तव आप में जवाब दीजिए। खोपड़ी में भाटिया जी, देखा सुन कि लीजिए। इंसान की भाटिया जी, बुद्धि है, सुन बैल की लीजिए। बुद्धि है। शर्मा जी, सुनो यार, और हम पूरी बात आपकी सुनिए भाई जरा। की बकवास कर रहे हैं। पहला, इंपोर्टेड माल बताने अरे यार गजब है भाई। नाना पटोले बता मैंने रहे एससी थे एसटी कि रिजर्वेशन का कुत्ता बताया। अब बताइए, दूसरा विषय कितनी वाली सोच है भाई थोड़ा फेडर यार, डाउन ये करिए। आदमी शर्मा जी है, की क्या बात है यार सुनते ये? हैं, थर्ड इस पे भी जाना है। बोलिए शर्मा जी, जब बोल कोई लीजिए हार रहा पहले, होता बाद तो में उनके पास बौखलाहट भी जाना होती है। है, बोलिए वो शर्मा बौखलाए जी। हुए हैं। वापस आते हैं। मंडल कमीशन का खुल के विरोध किया। मुस्लिम्स को आरक्षण देने की बात, मोदी जी के तमाम वक्तव्य हैं कि गुजरात में फला मुस्लिम के वर्ग को मैंने दिया आरक्षण। उसके बाद अभी आंध्र प्रदेश में जब चुनाव था तो इनका जो ज्वाइंट मैनिफेस्टो था, बीजेपी और जिन पार्टियों के साथ ये लड़ रहे थे, उसमें मुसलमानों को आरक्षण की बात कही गई थी और बीजेपी के मुंह में दही जम गई थी। धर्म के आधार पर संविधान में आरक्षण नहीं हो सकता है, यह पूरी तरह से क्लियर है। तो कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी नहीं दे सकती है, ना आज तक दिया गया है। लेकिन इनको केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान जब जब चुनाव आता है तब तब याद आता है। जी बताएं। ऐसा है, जाति जनगणना को लेकर विरोध तो सभी पार्टियों ने किया था। मंडल कमीशन जब आया था तब केवल एबीवीपी नहीं, कांग्रेस भी तो उसका विरोध कर रही थी। तब तो उनको सियासी चाल दिख रही थी। आज की स्थिति में दोनों पार्टियां कहती हैं कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए। आप यहाँ पर महाराष्ट्र में कह रहे हैं, वहां पर नीतीश कुमार उनके सहयोगी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। साहिल जी मैं उत्तर देता हूं। हमने जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब ये बात आई थी
कि जातियों की जनगणना के बगैर आप इसको लागू मत कीजिए। वीपी सिंह सरकार थी और सपोर्ट कौन कर रहा था? बीजेपी। बीजेपी में संसद में क्या किया था वो पूरे देश को पता है। हमने केवल ये मांग की कि जातिगत जनगणना पहले हो, सही पता चले किसका कितना हिस्सा है, कितनी परसेंटेज है, उसके बाद ओबीसी की मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू किया जाए। तीसरा फ्लैश पॉइंट देख लेते हैं शर्मा जी, तीसरा फ्लैश पॉइंट देख लेते हैं। एक है तो सेफ है को लेकर क्या चल रहा है फ्लैश पॉइंट, तीसरा फ्लैश पॉइंट भी सुन लेते हैं तीसरा फ्लैश पॉइंट। एक काउंटर देखा जा रहा है जातिगत जनगणना को, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे सेफ रहेंगे वो भाजपा के लिए है, मतलब उनको बाकी सारी पार्टियां नहीं चाहिए, वो एक ही रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। और यही तो बात नड्डा ने कही थी कि अब आरएसएस की भी जरूरत नहीं है, तो एक है तो सेफ है। नहीं, वो तो अकेले रहेंगे तो सेफ रहेंगे ऐसा हो गया ना। एक नहीं, है वो तो सेफ अकेले रहेंगे, नहीं, एक है तो सेफ है। घोषणा बदल रहे हैं। नहीं, उसका अर्थ है वो एक है तो सेफ है, मतलब वो एक अगर भाजपा है तो ही सेफ है, और कोई रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। तो वो उनके लिए ये है कि बीजेपी के लिए भाई हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी बटेंगे, देखो ना, उनको नारा कोई तो दे रहे हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे वगैरह वगैरह ठीक है, लेकिन हम एक ही तो थे, तो तोड़ा क्यों हमें? कितनी पार्टियां थी एनडीए में, अब एनडीए है कहां? तो कहां एकता की बात कर रहे हो? जो एकता आपको मंजूर नहीं है, और आपके नड्डा जी भी कह रहे हैं कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, आरएसएस की भी नहीं है, तो एक है तो सेफ है, मतलब बीजेपी एक रहेगी तो सेफ रहेगी, लेकिन अदरवाइज वो साफ होगी। इस नारे का कोई असर पड़ेगा महाराष्ट्र में? नहीं, अब कुछ उन्होंने तो नहीं। एडवर्टाइजमेंट्स वो- निकाली हुई है, वो वो- कह रहे हैं कि हिंदू जो वोट है उनमें फूट डालने की कोशिश की जा कौन रही कर है। रहा है? ओबीसी वर्सेस ओबीसी लड़ाया कौन जा कर रहा रहा है, है? मराठा वर्सेस कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है ऐसा उनका। कांग्रेस का संबंध क्या है? भाजपा तो कर रही है, भाजपा ही तो कर रही है, और उनका कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे नहीं है, लूटेंगे और बांटेंगे है। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे। इस तरीके के नारों का कोई असर होगा ऐसा लगता नहीं? कुछ नहीं होगा। नहीं, हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। मतलब लोकसभा चुनाव के पहले सबको लग रहा था कि बीजेपी को हराना मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र ने उनको हरा के दिखाया, कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं तो इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि भाई नंबर्स के बाद फिर दोबारा वही खेल शुरू हो जाएगा जो पिछली बार हो गया था। नहीं, कोई यहाँ से वहां, फिर नहीं। बीच में कई बार खबरें आती है कि भाई आपका और बीजेपी की बातचीत चल रही है। क्यों जाऊं बीजेपी के साथ? मेरी पार्टी तोड़ी, मेरी पार्टी को खत्म करने की वो कोशिश उन्होंने की। मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं, मेरे बेटे को बदनाम किया उन्होंने। यहां तक मोदी जी की पहुंच गई कि वो मुझे नकली संतान कहने लगे। तो क्या मोदी जी नकली संतान के साथ हाथ मिलाएंगे? और ये मेरे पिताजी का और माता जी का अपमान है, मोदी जी ने किया हुआ। खैर, उनको तो उनकी बातों पर मैं बात नहीं करता कुछ, क्योंकि वो तो उन्होंने भगवान ने भेजा है। बीजेपी ने मेरा साथ 2014 में पहले तोड़ा था, उस वक्त भी मैं हिंदू ही था, और उस वक्त भी अगर मोदी जी कहते नकली संतान, तो उस वक्त में क्या था? गठबंधन उन्होंने तोड़ा था, मैंने नहीं तोड़ा था। 2019 में उन्होंने फंसाया मुझे, मैंने नहीं फंसाया उनको। तो वो कहीं भी जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता, मैं जगह पर हूं। उन्होंने मुझे फंसाया, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। वोट जिहाद के नारे उन्होंने लगाए। वो कह रहे हैं कि भाई आपको तो सारे मुसलमान वोट देते हैं, आपका तो लेकिन हिंदुत्व उनका वोट तो बैंक टूट गया है, कुछ शिंदे के साथ चला गया, इतना शिंदे के लेकिन साथ बीजेपी का सत्ता जिहाद है, उसका क्या? किसी को वो तोड़ो, किसी के भी साथ जाओ, लेकिन सत्ता चाहिए, तो सत्ता जिहाद है, पावर जिहाद है, कुर्सी का जिहाद है, कुर्सी जिहाद है, क्या कुछ भी कहो। जो परिवारवाद की बात करते हैं कि इनके सारे परिवार हम ही ने तो बड़े किए, और क्या उस परिवार से एक मतलब मेरे बाला साहब का पुत्र अगर मुख्यमंत्री बना तो वो क्या नहीं बन सकता? मैंने कभी बीजेपी को छोड़ा, बीजेपी को पकड़ा, जो भी खेल किया वो बीजेपी ने किया था। मेरी भूमिका नहीं बदली। 2014 में आज भी मैं आपको याद दिला दूं, और एकनाथ खड़से जी ने वो उसका खुलासा किया हुआ है कि लास्ट मोमेंट बीजेपी, मतलब एकनाथ खड़से जी का फोन है कि उद्धव जी अब हमारा गठबंधन नहीं रहेगा, तो उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। 2019 में अमित शाह मेरे घर आए थे और उन्होंने मेरे पिताजी के रूम में वो वचन दिया था, और बाद में वो उससे हट गए। तो मैं जहां था वहीं पे हूं।
भाटिया जी, सत्ता जिहाद का आरोप लगा रहे हैं आप पर उद्धव ठाकरे। गौरव भाटिया जी, गौरव आप म्यूट है, गौरव आप म्यूट है। चलिए, सुशील व्यास जी कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सत्ता जिहाद चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आपको शामिल करके सत्ता जिहाद कर रहे हैं। साहिल जी, सत्ता जाने के बाद जो हताशा निराशा होती है वो मैं माननीय उद्धव जी के चेहरे पे देख रहा था आपसे जब वो बात कर रहे थे। इस समय सत्ता जिहाद नहीं चल रहा है, इस समय हमारा विकास का गंगा बह रही है। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल से जब से एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने काम शुरू किया है, कोई ये नहीं कह सकता कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव पूर्ण या किसी भी धर्म को जाति को बांटने का काम हुआ, बल्कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर विकास का काम हुआ है। जो अभी आप आर्थिक पिछड़े वर्गों को लाने गौरव भाटिया जुड़ गए हैं, उनसे ही पूछ लेते क्योंकि आरोप उन पर लगा हुआ है दैट भारतीय जनता पार्टी सत्ता जिहाद कर रही है। गौरव भाटिया जी, उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि लाडली बहन और लाडला भाई जो ये योजना है वो आर्थिक रूप से देखिए, उद्धव ठाकरे जी को आज कोई बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का असली हकदार मानता ही नहीं है। साहिल जी, आप मुझे बताइए, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जिंदा होते और बात आती एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे हिंदू एकता की, अरे हिंदू हृदय सम्राट थे, गदगद हो जाते, गले लगा लेते, कहते वाह क्या बात कही है, यही होना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी बेचारे गलियां ढूंढ रहे हैं क्योंकि उलेमा से आ रहा है पूरा जो है कहना कि सारे मुसलमान वोट करेंगे। अब उनको मुस्लिम वोट चाहिए, हिंदू नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, कह रहे थे तोड़ दिया, अगर मजबूत होते तो किसी की क्या मजाल की तोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी पे आप उंगली नहीं उठा सकते, हम मजबूत हैं। जो गद्दारी करता है विचारधारा से, और बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, वीर सावरकर जी वीर हैं या नहीं है? बाला साहब ठाकरे जी तो मानते थे वीर सावरकर जी वीर हैं, लेकिन राहुल गांधी गाली देते हैं, तो ये कैसा समन्वय है, ये कैसी महावसूली अघाड़ी है। और अंत करूंगा एक बात कह के, जो हमारी बहन के लिए इंपोर्टेड माल कहा, तो एक तरफ है लाडली योजना वर्सेस इंपोर्टेड माल योजना। इंपोर्टेड माल योजना रिजेक्ट कर दी गई है। देखो साहिल जी, किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए। हाँ, साहिल जी इंटरव्यू देखा तुमने? अरे कितने उनसे नहीं, कांग्रेस से पूछना है वीर सावरकर जी का। अरे भाई रुको तुम यार, एक तो एंकर बन जाते हैं यार। अरे गौरव भाटिया जी, आप जवाब देने दीजिए ना, उन्हें सुन लिया आपको। किशोर तिवारी जी बोल दीजिए। देखो साहिल, इंटरव्यू आपने किया और आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी जो मैच हो रही थी, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में ये इंटरव्यू बहुत दूर तक जाएगा। और आपकी जो पर्सनालिटी में निखार आ रहा है, तो आप लगता है कि नेटफ्लिक्स की बहुत बड़ी सीरियल में अब आओगे। आपको मक्खन लगा रहे हैं, बताइए। अरे रुको ना यार, मैं बोल रहा हूँ ना, भाजपा और महायुति को देंगे। अरे कोई जवाब ही नहीं। अरे तिवारी जी, अरे तिवारी जी, मेरी फ्रीक्वेंसी, अरे भाई मेरी फ्रीक्वेंसी सिर्फ जनता से जुड़ती है, मेरी किसी नेता से फ्रीक्वेंसी नहीं जुड़ती है। आप मुद्दे पर बात करिए, जो गौरव भाटिया ने आप पर सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए भाई। देखो कितना हंस रहे हैं आपके चेहरे पे, अरे कितना, क्या बात है। मैं जवाब दे रहा हूँ, देखिए बहुत सीरियस मैटर है। और साहिल, जो मैंने सच्चा बोला वो तो सच्चा ही है। हाँ, वो जो तुमने मफलर लगाया है तो वो तो पसंद आ गया इसलिए बोला। आप मैं बता रहा हूँ, उद्धव जी ने स्पष्ट किया कि बीजेपी कितनी विश्वासघाती पार्टी है। उद्धव जी ने जो कुछ किया, ये बोलते हैं ना बाला साहब ठाकरे को बहुत बुरा लगता था ये और वो, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, हाँ बाला साहब ठाकरे भी होते तो उनको भी ये नकली संतान बोलना बहुत नगवार गुजरता। और गौरव भाटिया जी, हमने हिंदुत्व छोड़ा है क्योंकि हमने बीजेपी को छोड़ा है।
तो ये इक्वेशन लोकसभा में रिजेक्ट कर दिया गया। क्या हिंदू विरोधी पार्टी है कांग्रेस? कांग्रेस यह पाकिस्तान की पार्टी है? हमने बिल्कुल है, मैं बताता अरे हूं भाई हमने अरे देखो, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर हमने उनसे अलायंस किया है, और वीर सावरकर के मामले पे हमने हमारी वो अपने आप को मुस्लिम पार्टी चलिए तिवारी जी, आपने अरे आपने कोई समय बोलिए। आपका खत्म किया है, आपका समय खत्म हुआ है, क्योंकि चौथा फ्लैश पॉइंट भी है। अडानी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अडानी का टेंडर कैंसिल किया जाएगा। मुझे देखना है एनसीपी एसपी का इस पर क्या रुख रहेगा, लेकिन फिर भी अडानी का टेंडर कैंसिल किया जाएगा, उद्धव ठाकरे का चौथा फ्लैश पॉइंट। देखो, एक मैं साफ करना चाहता हूं कि अदानी का जो धारावी का टेंडर है वो उस वक्त कैंसिल मेरे कार्यकाल में हुआ था जरूर, क्योंकि उनका इन्वेस्टर कौन है वो सामने नहीं आ रहा था। कोई दुबई की कंपनी, पता नहीं, वो सामने नहीं आ रही थी, तो वो टेंडर कैंसिल जरूर किया गया था। वो कोर्ट में गए थे, टेंडर निकाला गया। आप डेट देखो, हमारी सरकार जाने के बाद, जुलाई के बाद, इतना ही नहीं, जुलाई 2022 के बाद। हाँ, इतना ही नहीं, टेंडर के बाहर अगर ये सारी जो बातें हैं वो टेंडर में क्यों नहीं डाली थी, और देने की जरूरत क्या है? धारावी लगभग 500 एकड़ की है, उसमें आज पता नहीं, शायद 4-4.5 लाख लोग रहते होंगे। उनमें से ज्यादा, आधे से ज्यादा उनको अपात्र कर आप निकाल लेना चाहते हो। 1000 एकड़ जमीन मुंबई की अपने ली है, उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग से बनी है। सॉल्ट पैन लैंड जो आज तक कभी किसी को दी नहीं गई थी। दहीसर का जो टोल नाका है, मुलुंड का टोल नाका है, कुर्ला मदर डेयरी है, काफी सारी जमीन क्यों? तो ये नहीं चलेगा। लेकिन धारावी का रीडेवलपमेंट होगा। रीडेवलपमेंट होना ही चाहिए। हम आने के बाद अदानी को दिया हुआ जो प्रोजेक्ट है हम कैंसिल करेंगे, और धारावी के लोगों को जहां पर वो रह रहे हैं उसी इलाके में उनके हर घर में एक व्यवसाय है, उस व्यवसाय के साथ उनको रहने के लिए हम घर दे देंगे। इंटरेस्टिंग बात यही है ना कि आज अजित पवार ने कहा कि उनकी जब बीजेपी के साथ बातचीत चल रही थी, उनका ये कहना है कि बीजेपी के साथ बातचीत चल रही थी तब अडानी बीच में थे। मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं कि बीजेपी और एनसीपी साथ में आए, उसकी कोशिश कर रहे थे। मैं तो यही तो उस वक्त आपको याद होगा, शायद आप थे या नहीं थे, वो मोर्चा निकाला था हमने। आपने जो धारावी, और मैंने क्या कहा था कि मेरी सरकार गिराने के लिए पैसा किसने दिया था। अच्छा, मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाए थे। बट पवार साहब मानेंगे अगर ये धारावी प्रोजेक्ट? पता नहीं क्या, नहीं, हमने तो कह दिया मुंबई के हित के लिए मैं जो हूं वो हूं, और अब जहां भी मैं जाता हूं लोगों के मन में एक डर है, खासकर काश्तकारों के मन में भी। जिस ढंग से या जिस तरीके से पूरी मुंबई अदानी को देना चाहते हैं, कल जाकर वो जो कहते हैं ना 7/12, उसके ऊपर अदानी का नाम आ गया तो क्या करेंगे? लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब लैंड रिकॉर्ड, उसके ऊपर अदानी का नाम आ गया तो क्या करेंगे? आ सकता है। चंद्रपुर की स्कूल दे दी उनको। मैं कोल्हापुर में गया था तो मेरे जो प्रत्याशी है उन्होंने कहा यहाँ का पानी अदानी को बेच दिया। पूरा पोर्ट उनके पास है, एयरपोर्ट उनके पास है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन उनके पास है, इलेक्ट्रिसिटी ये सारी है वो उनके पास है, तो सब भूमि गोपाल की। आखिरी 1 मिनट मेरे पास बाकी है, 30-30 सेवन में जवाब चाहूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता, सबसे पहले आप मुझे बताइए, अजीत पवार कह रहे हैं कि बीच बचाव के लिए अडानी थे, बीजेपी और एनसीपी के बीच पे शरद पवार खुद समर्थन कर चुके हैं अडानी का। कैसे हटाएंगे अडानी का टेंडर अगर आप सत्ता में आते हैं तो? देखिए, किसने समर्थन किया किसने नहीं किया, कौन मीटिंग में था, मीटिंग हुई या नहीं हुई, हमें नहीं मालूम है। लेकिन जहां तक बात है, शेल कंपनियों का पैसा अगर अडानी हिंदुस्तान में लगाएगा तो उसके टेंडर कैंसिल होने चाहिए। इलीगल तरीके से अगर जमीन जायदाद अडानी को दी जाएगी तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और हमने करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल जो ट्राइबल्स की भूमि थी, हमने जंगल नहीं कटने दिया, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, ट्राइबल्स को वहां से उजाड़कर और वो भूमि अडानी को दे दी गई। आज हम पूछना चाहते हैं 20,000 करोड़ रुपया क्या किसका था वो, और जो एक हैं और सेफ हैं का जो नारा दिया था, उसका सीधा मतलब यह है कि आप तमाम लोग एक रहिए, अजीत डोभाल से लेकर मोदी जी से लेकर और अमित शाह से और माधवी बुच से, कि सब एक रहिए, नहीं तो आप लोग सब फंस जाएंगे। इसका मतलब यह है, आज पूरी तरह से देश समझ गया है कि किस तरह से इलीगल तरीके से तमाम संपत्तियां अडानी को दी गई हैं।
जब भी भाटिया जी। सरकार आएगी जांच भी होगी और उनके ऊपर एक्शन भी होगा। जांच होगी गौरव भाटिया जी, जो टेंडर पहले दिया तो गया है। ट्राइबल्स उद्धव की बात ठाकरे भी कम से कह रहे हैं, कम कांग्रेस भी कह पार्टी रही ना है करे। और अजित हाँ हाँ मैं बात कर लूं, समय कम है, मैं सदुपयोग करूंगा। ट्राइबल्स की बात कम से कम ये तो ना करे जो घुसपैठियों से प्यार करते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो जनता ने आपको लताड़ा और भाजपा की सरकार बन गई है। और जब जमीन हड़पी जा रही है झारखंड में, वहां के ट्राइबल की बात तो आप नहीं कर रहे क्योंकि मुसलमान घुसपैठी हैं, वो वोट दिखाई दे रहा है। और शरद पवार जी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा प्रताड़ित किया जा रहा है अदानी को। तो पहले कांग्रेस और शरद पवार आपसी तालमेल बना ले। और ये तस्वीर है, देखिए किस तरह से गले लगाया जा रहा है। राहुल गांधी अदानी का विरोध करते हैं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन यहां पे क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनको टेंडर देते हैं। और अंत करूंगा, अरे इनको खुद नहीं पता है ये 3 में है कि 13 में है। चलिए गौरव इनको भाटिया तो जी, कोई जेपी कुछ नड्डा मानता का ही स्टेटमेंट नहीं। आया हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्टेटमेंट आया है हमारे पास, वो दिखाकर हम शो खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। वो कह रहे हैं कि पहले बांटो और राज करो की राजनीति होती थी, लेकिन अब विपक्ष मैनिफेस्टो को महत्व देने लग गया है, नहीं देता है। विपक्ष जनता से वादा करके भूल जाता है, विपक्ष मैनिफेस्टो को महत्व नहीं देता है, जेपी नड्डा कह रहे हैं। सुनते हैं कि जेपी नड्डा ने जो बाइट दी है वो क्या कहा है उसमें। जी ने हैज चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री। राजनीतिक संस्कृति बदल गई है। पहले राजनीतिक संस्कृति क्या थी? डिवाइड एंड रूल, वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट। आज हमारे विरोधियों को भी आप उनके मैनिफेस्टो को देखिए, कभी उन्होंने मैनिफेस्टो को तवज्जो नहीं दी, बनाते थे खुद ही भूल जाते थे। लेकिन आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, प्रो पुअर, प्रो इंडस्ट्री, प्रो डेवलपमेंट, इसके कारण आज उनको जवाब देना पड़ रहा है। तो उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि जेपी नड्डा चाहते हैं कि राज्य स्तरीय पार्टियां खत्म हो। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि विपक्ष अब मैनिफेस्टो को महत्व नहीं देता, अहमियत नहीं देता, और प्रधानमंत्री ने राजनीति बदल दी है। राजनीतिक दंगल में सभी नेता शामिल हो रहे हैं, इसीलिए महाराष्ट्र स्पेशल दंगल में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।